जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, एनआईए पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। जब से एनआईए अधिकारियों ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 ठिकानों पर 12 से भी अधिक राज्यों में छापेमारी कर 100 से भी अधिक पीएफआई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, तब से एनआईए पर चर्चाएं दोस्तों बढ़ गई हैं और दुश्मनों में इसका खौफ दोस्तों बढ़ गया है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे एनआईए क्या है, कब इसका गठन हुआ था और क्यों दोस्तों ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत हमेशा से ही आतंकवादी घटनाओं, आतंकवादी हमलों, बॉम्ब ब्लास्ट, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और तमाम ऐसे केसेस का दोस्तों शिकार रहा है। भारत में चाहे वो जाली करेंसी हो, भारत में चाहे आतंकवादी घटनाएं हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो, नक्सली हमले हो या फिर दोस्तों हथियारों और ड्रग्स की तस्करी हो, इस मामलों को भारत हमेशा से ही झेलता रहा है। और भारत में हमेशा से ही दोस्तों इस बात की कमी महसूस की जा रही थी कि एक नेशनल एजेंसी यहां पर हो जो इस तरह के गंभीर अपराधों की जांच कर सके, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय जटिल संबंध दोस्तों निकल के आते हैं। जी हां, भारत में घटनाएं दोस्तों छोटे मोटे पैमाने पर नहीं होती हैं, इसमें तमाम तरह के अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय भारत के दुश्मन दोस्तों शामिल होते हैं, जिसमें कई व्यक्ति, कई संस्थाएं, कई सरकारें और कई संगठन दोस्तों शामिल हो सकते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत में काफी समय से एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दोस्तों बात चल रही थी, हालांकि पूरी वो नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, इसको अंजाम दिया गया 2008 में, जब हम सभी को मालूम है कि उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल को दोस्तों लेके आए थे दिसंबर 2008 में। क्यों लेके आए थे, उसके पीछे भी दोस्तों कहानी थी मुंबई हमले की। जी हां, 2008 में दोस्तों मुंबई को चंद आतंकवादियों ने हमला करके थरा दिया था, जिसमें 166 बेगुनाहों में सभी लोग दोस्तों मारे गए थे। जी हां दोस्तों, और उसमें कई हमारे जांबाज पुलिस के ऑफिसर और हमारी सेना के जांबाज जवान संदीप उन्नीकृष्णन को भी दोस्तों शहादत हासिल हुई थी। जब ये हमला हुआ था तो उसके बाद तुरंत दोस्तों एक्शन लिया गया और तुरंत दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट दोस्तों 2008 को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया और इसी के अंतर्गत दोस्तों एनआईए की स्थापना की गई, यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना की गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की गई। दोस्तों, एनआईए की सबसे बड़ी पावर यह है कि एनआईए को किसी भी राज्य में कोई भी छापेमारी या कोई भी दोस्तों एक्टिविटी करने के लिए उस विशेष राज्य की विशेष परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना किसी राज्य की विशेष परमिशन के एनआईए केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर देश भर में कहीं भी दोस्तों एक्टिविटी कर सकता है, देश भर में कहीं भी छापेमारी दोस्तों कर सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों न्यू दिल्ली में है और इसीलिए एनआईए दोस्तों पूरे देश में बहुत ही पावरफुल संस्था दोस्तों बन गई है इन्वेस्टिगेशन के मामले में। अगर दोस्तों बात करें तो आज के समय में भारत की सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो दोस्तों हमारी एनआईए है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसे किसी भी विशेष राज्य की विशेष दोस्तों परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, गृह मंत्रालय के आदेश पर दोस्तों ये काम सारे हो जाते हैं। अभी की पीएफआई रेड में भी दोस्तों यही हुआ था। जो 93 जगह थी वहां पर ईडी और एनआईए की टीमें पहले से पहुंच चुकी थी और गृह मंत्रालय के एक आदेश पर रात में 3:30 बजे दोस्तों छापेमारी कर दी जाती है और सोते हुए पीएफआई अधिकारी को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो भौचक के रह जाते हैं, किसी को कहीं भी कुछ भागने का मौका नहीं मिल पाता और एनआईए की रेड सफल दोस्तों हो जाती है। दोस्तों, एनआईए की बात करें तो ये पीछे आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक इसको बनाया गया है। अगर एनआईए की बात करें तो एनआईए में सबसे ऊपर दोस्तों आईजी लेवल के 4 ऑफिसर दोस्तों रहते हैं, जिनके नीचे डीआईजी लेवल के कई अधिकारियों को दोस्तों यहाँ पे रखा जाता है। डीआईजी लेवल से नीचे दोस्तों एसपी कैडर के दोस्तों कई सारे अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, एआईजी कैडर के कई अधिकारी रहते हैं और उनके नीचे फिर डिफरेंट ऑफिसर दोस्तों अन्य रहते हैं। अगर भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और न्यू दिल्ली के साथ कई राज्यों में कई जगह पर दोस्तों इसकी ब्रांचेस भी खुली हुई हैं और समय समय पर जरूरत पड़ने पर कई जगहों पर कंट्रोल पैनल भी दोस्तों बनाए जाते हैं। जो कमांड सेंटर है वो भी दोस्तों एनआईए द्वारा गठित दोस्तों किए जाते हैं अपने तमाम सारे केसेस की पूर्ति के लिए, इन्वेस्टिगेशन की पूर्ति के लिए। बात करें दोस्तों एनआईए की तो इस समय इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनका नाम है दिनकर गुप्ता। अगर शुरुआत की बात करें तो राधा विनोद राजू जो थे वो दोस्तों एनआईए के पहले डायरेक्टर जनरल हुए थे, जिन्होंने 31 जनवरी 2010 तक दोस्तों कार्यकाल उनका था। इस समय की बात करें तो दोस्तों दिनकर गुप्ता जो है पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो एनआईए के दोस्तों इस समय क्या है, डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं। दोस्तों, एनआईए की अगर बात की जाए तो एनआईए कई तरह के काम कर सकता है, कई तरह के लोगों को दोस्तों एनआईए कैटर कर सकता है, जिसमें दोस्तों जो
भारत सरकार की गवर्नमेंट सर्विस में जो पर्सन हैं उनको भी दोस्तों हमारा एनआईए जो है वो कैद कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी लोग ऐसे हैं जो भारत के शिप्स या भारत के एयरक्राफ्ट पर तैनात हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पर ले सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शेड्यूल्ड ऑफेंस में दोस्तों निलंबित पाया जाता है तो उन व्यक्तियों पर भी दोस्तों एनआईए कार्रवाई कर सकता है, उनको भी दोस्तों पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया जा सकता है। अगर भारतीय किसी भी नागरिक के विरुद्ध कोई भी शेड्यूल ऑफेंस दोस्तों पाया जाता है और उसमें एनआईए को किसी पर शक होता है तो वो भी दोस्तों यहाँ पर एनआईए जो है उसे कैडर यहाँ पर कर सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनआईए जो है उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि भारत में तो हर जगह हर टेरिटरी में वो कार्रवाई कर ही सकता है। इसके अतिरिक्त भारत के बाहर भी अगर किसी इंडियन सिटीजन के ऊपर दोस्तों कोई भी केस बनता है या किसी भी तरह की कोई बात होती है तो वहां पर भी एनआईए को छूट है, वहां पर भी दोस्तों एनआईए अपना काम परफॉर्म कर सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर एनआईए की बात की जाए तो एनआईए अगर शेड्यूल ऑफेंस की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति शेड्यूल ऑफेंस में अगर निलंबित पाया जाता है तो उस पर भी एनआईए कार्रवाई कर सकता है। तो वो शेड्यूल ऑफेंस दोस्तों इन सभी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंदर दोस्तों काम होगा, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी यानी यूएपीए एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट या फिर सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ द टेररिज्म एक्ट, अगर इनके अंतर्गत दोस्तों कोई भी ऐसा काम एनआईए को मिलता है कि भाई वो इन एक्ट की धाराओं के अंदर आ रहा होता है तो एनआईए दोस्तों उसकी जांच पड़ताल कर सकती है और एनआईए उसके लिए पूरा दोस्तों इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम दोस्तों चला सकती है। ये दोस्तों एनआईए की शक्ति को काफी हद तक बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक बात और भी है कि एनआईए को रेफरल कहां से मिलते हैं, एनआईए किन केसेस को हैंडल करता है, क्या खुद करता है या कैसे करता है, तो उसके लिए दोस्तों राज्य और केंद्र की सरकार होती है। राज्य सरकार दोस्तों ऐसे सभी पुलिस एक्शन जो होते हैं, यानी अगर राज्य सरकार के पास कोई भी दोस्तों पुलिस केस बनता है जिसमें राज्य सरकार को लगता है कि भाई ये केस जो है वो एनआईए के अंडर में जाना चाहिए तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को उसके लिए रेफरल कर सकता है और केंद्र सरकार फिर एनआईए को उस केस के लिए दोस्तों बिठा सकता है। यानी राज्य सरकार दोस्तों रेफरल कर सकता है, राज्य सरकार अपने राज्य में घटित किसी भी मुकदमे को किसी भी केस को केंद्र सरकार की सलाह पर दोस्तों एनआईए को ट्रांसफर यहां पर कर सकता है। इसके अलावा जो केंद्र की सरकार है वो केंद्र की सरकार भी दोस्तों अगर उसे लगता है कि भाई भारत में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शेड्यूल ऑफेंस हुआ है, यानी एनआईए के जो एक्ट हैं उसमें जो सारे क्राइम दिए हुए हैं उसमें सारे जो केसेस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर केंद्र की सरकार लगता है कि भाई ये एक्ट जो है ये अपराध जो है या ये जो केस है वो उनके अंतर्गत आता है तो एनआईए को दोस्तों केंद्र सरकार खुद वहां पे लगा सकती है कि भाई जाओ वहां पे जाके तहकीकात करो, इन्वेस्टिगेशन करो और पूरा मामला का कच्चा चिट्टा खोल के रख दो। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर भारत के बाहर की बात करें, भारत के बाहर भी कहीं पर भी अगर शेड्यूल ऑफेंस की घटना आती है यानी कहीं पर भी भारतीय सिटीजन के लिए या भारत की सरकार के लिए कहीं पर भी कोई सिटीजन की घटना दोस्तों आती है तो ऐसे मामलों में एनआईए दोस्तों इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेट चीजों को दोस्तों कर सकती है। आपको बता दें कि एनआईए का दोस्तों जो विजन है जो इसका एम है वो क्या है, भारत की अखंडता, सुरक्षा और एकता से संबंधित अगर कोई भी अपराध कहीं होता है या कोई भी गतिविधि कहीं होती है तो उसकी जांच दोस्तों एनआईए कर सकता है। चाहे वो भारत की विदेशी राज्यों से मित्रता की घटना हो, चाहे वो एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे ड्रग्स की स्मगलिंग हो, हथियारों की स्मगलिंग हो या फिर दोस्तों भारतीय जो मुद्रा है उसका फर्जीकरण हो यानी फर्जी भारतीय मुद्रा का चलन हो या इसके अलावा और तमाम ऐसे मुद्दे हो जो भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए खतरा महसूस करते हो, खतरा पैदा करते हो, तो ऐसे सभी गतिविधियों और ऐसे सभी केसेस की जांच दोस्तों हमारा एनआईए जो है वो यहां पर कर सकता है। अगर बात करें दोस्तों एनआईए की तो पहले 2008 में एनआईए बनाया गया था, उस समय दोस्तों एनआईए के पास जो शक्तियां थी उनको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया और भी ज्यादा दे दिया गया 2019 के अमेंडमेंट में। जी हां दोस्तों, अभी एनआईए को 2019 में अमेंड किया गया था जिसमें उसको और भी अधिक शक्तियां दी गई थी जिसके द्वारा एनआईए अब एक बहुत पावरफुल संस्था दोस्तों बन गई है जिसके चंगुल से छुटकारा पाना दोस्तों असंभव है। बात करें अगर अमेंडमेंट की तो पहले जहां एनआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक्ट में दोस्तों कोई भी काम नहीं करता था लेकिन अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुद्दे अगर होंगे तो उनको भी एनआईए इन्वेस्टिगेट दोस्तों कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों एनआईए को एक बहुत बड़ी ताकत दे दी गई है और वो है भारत के बाहर भी दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करने की। पहले एनआईए को भारत के बाहर दोस्तों इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने की दोस्तों कोई परमिशन नहीं थी, वो केवल भारत के अंदर ही अंदर रहकर यहां पर इन्वेस्टिगेशन और दोस्तों प्रोसिक्यूशन कर सकती थी। लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद अब शक्ति दे दी गई है एनआईए को कि अगर कोई
इन्वेस्टिगेशन भारत के बाहर कहीं हुआ है, अगर कोई ऑफिस भारत के बाहर किया गया है, तो उसको भी दोस्तों भारत में जाकर, वहां जाकर दोस्तों एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जो डोमेस्टिक लॉज हैं, उनके अंतर्गत रहकर विदेशों में जाकर, विदेशी धरती पर जाकर भी एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके अलावा तमाम तरह के और भी अपराध, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे कॉन्टरफिट करेंसी और बैंक नोट, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म, साइबर टेररिज्म, ऑफेंस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इन सभी एक्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी अपराध होंगे, अब उनकी भी इन्वेस्टिगेशन दोस्तों एनआईए के द्वारा कराई जा सकती है। ये बहुत बड़ी पावर दोस्तों दी गई है एनआईए को। इन दोनों ही तरह की पावर से अब एनआईए का दायरा भी बढ़ गया है और एनआईए की दोस्तों शक्तियां भी यहां पर बढ़ा दी गई हैं, जिससे एनआईए अब भारत के दुश्मनों के लिए बहुत ही जबरदस्त चाल दोस्तों बुन सकता है। दोस्तों बात करें एनआईए की पिछले कुछ कामयाबियों का, तो अभी हाल में ही 2012 में यासीन भटकल नामक दोस्तों जो आतंकवादी था, उसको दोस्तों गिरफ्तार किया गया था एनआईए अधिकारियों द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अबू हमजा या अबू जुंदाल, इसका नाम दोस्तों आपने अखबारों की कट लिस्ट में कभी बार सुना होगा, बहुत ही खतरनाक आतंकवादी था, इसको भी दोस्तों एनआईए द्वारा ही पकड़ा गया था। साथ ही साथ दोस्तों फैज मोहम्मद जो है, ये भी दोस्तों एनआईए द्वारा ही गिरफ्तार किया गया था। और ऐसे ही तमाम तरह के अधिकारी, तमाम तरह के जो लोग हैं वो एनआईए में काम कर रहे हैं और इन आतंकवादियों को दोस्तों उनकी जगह पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी लिस्ट तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2008 से अभी तक कुल 463 ऐसे केसेस पर दोस्तों काम कर चुका है एनआईए, और पूरी अपनी मोस्ट वांटेड की एक लिस्ट भी दोस्तों एनआईए ने बनाई हुई है, जिसमें काफी खतरनाक आतंकवादी को दोस्तों नाम मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, अगर बात करें हम लोग जकीर रहमान लखवी, जो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा आतंकवादी है, पूरे विश्व में दोस्तों विख्यात है, ये भी एनआईए की दोस्तों मोस्ट वांटेड लिस्ट में इस समय शामिल है। इसके अलावा दोस्तों भारत का मोस्ट वांटेड और दोस्तों जो अपना मोहम्मद हफीज है, ये दोस्तों पाकिस्तान का है, ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि दोस्तों भारत में काफी सारे हमलों में इसकी पूरी पूरी संलिप्तता पाई गई है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक को दोस्तों आप जानते होंगे, जो अपने भाषणों के लिए बहुत ज्यादा विवादों में घिरे रहते हैं और भड़काऊ भाषण देने के मामले में भारत में तमाम तरह के केसेस इनके खिलाफ दर्ज हैं। दोस्तों इस समय भारत से भागे हुए हैं, भारत में नहीं आए, तो ये भी दोस्तों कई लोग इनका सम्मान भी करते हैं, कई लोग इनको सम्मान की नजरों से देखते हैं, लेकिन दोस्तों भारत की सरकार के लिए ये भौड़े हैं और इनको दोस्तों एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों इलियास कश्मीरी, इसके अलावा दोस्तों मसूद अजहर के अलावा दाऊद इब्राहिम के अलावा दोस्तों अबू बकर, और दोस्तों इसके अलावा सैयद सलाउद्दीन, ये ऐसे आतंकवादी हैं जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इस समय शामिल हैं और इनके लिए दोस्तों पूरी टीमें लगी हुई हैं और कभी ना कभी ये एनआईए के चंगुल में दोस्तों जरूर फंसेंगे। इनको देखते हुए अगर लगता है आपको कि केवल यही है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में बहुत सारे हैं, सैकड़ों ऐसे आतंकवादी हैं जिनका दोस्तों नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में लगा हुआ है, और उनके लिए हमारे दोस्तों अधिकारी हमेशा तत्पर रहते हैं। एक ना एक दिन भारत के इन सभी दुश्मनों को चंगुल में फंसा लिया जाएगा और दोस्तों इनको इनकी जगह यानी जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी एनआईए की। बताइए मुझे कमेंट करके कैसी लगी आपको कहानी ये, और कैसा लगा आपको एनआईए का ये स्ट्रक्चर। क्या भारत को एनआईए को और भी ज्यादा पैने और नुकीले दांत देने चाहिए? क्या एनआईए को और भी ज्यादा शक्तियां देनी चाहिए? या एनआईए के साथ साथ भारत में क्या और भी तरह की एजेंसी होनी चाहिए जो इतने खूंखार आतंकियों को तुरंत ही नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है, जैसे कि इजराइल की एजेंसी है मोसाद, जो कि अपने अपराधियों को, अपने आतंकवादियों को और देश के दुश्मनों को कोर्ट में ले जाने का दोस्तों कोई मौका नहीं देखती, वो जहां देखती है उनको ठोक डालती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे ही दोस्तों एजेंसी और बननी चाहिए? और दोस्तों मुझे सारी बातें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट किसी ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा दोस्तों, और आपसे विदा लेते हुए यही कहूंगा कि आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और हमेशा आलस से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।